भारत और पाकिस्तान में दुनिया के लगभग 20% लोग रहते हैं। दोनों देशों की बड़ी आबादी युवाओं की है। इसलिए दोनों देश एक ऐसा फ्यूचर डिजर्व करते हैं जिसका आधार पीस, डेवलपमेंट और कोऑपरेशन हो, न कि परपीचुअल मिसट्रस्ट और कॉन्फ्रंटेशन का हो। इसके लिए जरूरी है कि दोनों देश बातचीत एक बार फिर से शुरू करें। भारत और पाकिस्तान के 117 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर एक बार फिर से बातचीत शुरू करने और डिप्लोमेटिक रिलेशन सामान्य करने की अपील की है। सुनने में यह विचार बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आइए जरा समय का पहिया पीछे घुमाते हैं। उस दिन को याद कीजिए जब पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर 21 निर्दोष भारतीयों को गोलियों से भून दिया था। जरा और पीछे चलिए, 26/11/2008 मुंबई हमलों की उस भयावह रात को याद कीजिए जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी और पूरे देश को दहला दिया था। और फिर पिछले 3 दशकों का इतिहास देखिए, संसद पर हमला, पठानकोट, उरी, पुलवामा और ना जाने कितने आतंकी हमले जिनकी जड़ें बार बार पाकिस्तान की जमीन तक पहुंचती हैं। ऐसे इतिहास के बाद भी अगर हर कुछ वर्षों में वही आवाज उठती है, आइए फिर से बातचीत करें, फिर से भरोसा करें, तो सवाल उठता है कि क्या ये केवल आशावाद है या फिर इतिहास से आंखें मूंद लेने की जिद। क्या यह उस देश के माइंडसेट को समझने की भूल है जिसकी जेनेसिस में ही कॉन्फ्लिक्ट है, आतंकवाद है, नफरत है, हिंसा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से बातचीत शुरू होनी चाहिए। आजादी के बाद यह सवाल ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। हर कुछ साल बाद कुछ लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। हाल ही में अमन की आशा ब्रिगेड के कुछ लोगों ने एक ओपन लेटर लिखकर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने और रिश्ते सामान्य बनाने की अपील की है। कोई भी समझदार इंसान यही चाहेगा कि दो पड़ोसी देशों के बीच में पीसफुल रिलेशंस रहे, लेकिन भारत पाकिस्तान के रिश्ते इन फील गुड बातों से नहीं बल्कि रियलिटी से गवर्न होने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच बात मुमकिन है और क्या इससे कुछ बदलेगा, और अगर भारत बात करे तो किससे करे, क्योंकि पाकिस्तान कहने को तो लोकतांत्रिक देश है बट वहां आर्मी का कंट्रोल है। एक और सवाल है कि क्या भारत पाकिस्तान से बातचीत करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने मोमेंटम को खो देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान में सेना देश के कंट्रोल में नहीं है बल्कि देश ही सेना के कंट्रोल में है। Some states have an army, the Pakistan Army has a state. पाकिस्तान में पिछले 7 दशकों में फील्ड मार्शल आयूब खान से लेकर फील्ड मार्शल असीम मुनीर तक पावर सेंटर हमेशा पाकिस्तानी सेना ही रही है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ कारगिल वॉर है, जिसे पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने बिना सरकार को बताए ही शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इस वॉर के बारे में तब पता चला जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लड़ाई शुरू होने के बाद नवाज शरीफ को फोन किया था। इससे साफ है कि पाकिस्तानी सरकार से बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो क्या हमें पाकिस्तानी सेना से बात करनी चाहिए? इसका जवाब जानने के लिए हमें पाकिस्तानी आर्मी की आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। बात दरअसल ऐसी है कि पाकिस्तान भारत से 1965 में लड़ाई हार चुका है। भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बनवा दिया। इसके बाद से पाकिस्तानी सेना के भीतर भारत के प्रति जो रिवेंज, हेट्रेट और कंटेम्प्ट पैदा हुआ वो धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। Imagine the humiliation of surrendering to and before the peasants. The Pakistan considered themselves, their army, as the martial race, the world's best army. What nonsense. और पाकिस्तानी सेना हमेशा सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचती रही।
पर पाकिस्तानी आर्मी को यह भी पता है कि कन्वेंशनल वॉर में वो भारत से कभी नहीं जीत पाएंगे। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी ने ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पॉलिसी अपना ली। प्रॉक्सी वॉर और आतंकवाद को ही अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना लिया। यह पॉलिसी 1971 की लड़ाई के बाद ही आई थी। पाकिस्तान ने हारने के बाद 1972 में एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसे मुल्तान कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। वहीं इस सोच ने जन्म लिया था। इसी सोच का नतीजा था कि 1980 से 1995 तक पाकिस्तान ने पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। यही स्ट्रेटेजी जम्मू कश्मीर में भी यूज की गई। इसके बाद 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 1999 की IC-814 हाईजैकिंग, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2008 में हुआ 26/11 मुंबई टेरर अटैक, 2016 में हुए पठानकोट और उरी अटैक्स, 2019 का पुलवामा अटैक और 2025 का पहलगाम अटैक, ये सभी पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। यानी पाकिस्तानी आर्मी का मकसद है कि किसी भी कीमत पर इंडिया को नुकसान पहुंचाना है। आप खुद सोचकर देखिए, जब पाकिस्तानी आर्मी ऐसी सोच रखती है तो क्या उससे बातचीत करने से कुछ हासिल होगा? एक तरफ बात शुरू होगी और दूसरी तरफ इंडिया पर पीछे से अटैक कर दिया जाएगा। यह सिर्फ आइडियोलॉजी की बात नहीं है, यहां पाकिस्तान आर्मी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी स्टेक पर हैं। पाकिस्तानी आर्मी वहां रियल एस्टेट, बैंकिंग जैसे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। यानी पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तान के बॉर्डर से ज्यादा अपने बिजनेस की चिंता है। पाकिस्तान की सरकार भी वहां की आर्मी को बजट का बहुत बड़ा हिस्सा देती है, जिसे आर्मी को जस्टिफाई करना होता है। इसलिए इंडिया के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट बनाए रखना पाकिस्तानी आर्मी के इंटरेस्ट में है, ताकि वो अपना बजट जस्टिफाई कर सके। इंडिया से रिलेशंस नॉर्मल हो गए तो पाकिस्तान के लोग ये जरूर पूछेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी को इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है। इसलिए जब जब भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तब तब पाकिस्तानी आर्मी अपना प्रॉक्सी वॉर बढ़ा देती है। जैसे 1996 में हमने गुजराल डॉक्ट्रिन की शुरुआत की, 1997 में कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ। इसी दौरान बैक चैनल टॉक्स भी चल रही थी। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा भी की, लेकिन तभी 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर दी और युद्ध छेड़ दिया। 2001 में आगरा शिखर वार्ता हुई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ आमने सामने बैठे, लेकिन उसी साल भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हो गया। 2002 से 2004 तक के बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिजेश मिश्रा ने फिर से बैक चैनल टॉक शुरू की। कंपोजिट डायलॉग्स दोबारा शुरू हुआ। इसके बाद 2005 से 2008 तक भारत के डिप्लोमेट सतेंद्र लांबा और पाकिस्तान के तारिक अजीज के बीच भी लगातार बातचीत चलती रही। लेकिन 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई शुरुआत की। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग की घोषणा हुई और 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला करवाया गया। 18 सितंबर 2016 को उरी आर्मी कैंप पर हमला हुआ। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ। इसके बाद भी भारत बातचीत और तनाव कम करने के प्रयास करता रहा। 2021 में दोनों देशों के डीजीएमओज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर एग्रीमेंट लागू किया। इस बीच दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला करा दिया। तो अब क्या गारंटी है कि अगर भारत बात शुरू करता है तो भारत पर अटैक नहीं होगा और पाकिस्तानी आर्मी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की आइडियोलॉजी को छोड़ देगी? ये तो हुई आर्मी की बात।
दूसरा तर्क दिया जाता है कि अगर आर्मी या सरकार से बात का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो चलो वहां के लोगों से बात करते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाते हैं। जब लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे तो पाकिस्तान की सरकार और आर्मी को मजबूरी में भारत से रिश्ते अच्छे करने होंगे। राइट? नहीं, रॉन्ग। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। क्यों? हम आपको बताते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है कि सरकार लोगों के दबाव में आ जाएगी। वहां सत्ता में वो रहता है जिसे आर्मी चाहती है, ना कि जिसे जनता चाहती है। दूसरी बात, अगर 1 मिनट के लिए मान भी लें कि पाकिस्तान के लोग सरकार पर दबाव बना सकते हैं तो वो इंडिया के साथ शांति चाहते हैं, इसकी क्या गारंटी है? ये हम सोचते हैं कि उनकी आवाम भी हमारी तरह शांति पसंद होगी, क्योंकि हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं, ना कि जैसी दुनिया रियलिटी में है। ये हमारी नादानी है कि हम सोचते हैं कि पाकिस्तान के लोग पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। उनके डीएनए में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भरा हुआ है। उनका नेशनलिज्म का कंसेप्ट ही एंटी इंडिया है और एंटी हिंदू फीलिंग पर बेस्ड है। आप एक पाकिस्तानी के दिमाग से अगर ये दोनों फीलिंग्स हटा देंगे तो वो पाकिस्तानी रहेगा ही नहीं, इंडियन बन जाएगा। एक इस्लामिक स्कॉलर जो इब्न खल्दून भारती के सूडोनिम के साथ लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पीछे कोई वास्तविक वैचारिक आधार नहीं है। ये राष्ट्र किसी सकारात्मक विचार का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक भावना की अभिव्यक्ति है, और वो भावना है हिंदुओं के प्रति घृणा। अपनी पुस्तक शूटिंग फॉर अ सेंचुरी द इंडिया पाकिस्तान कॉनन्ड्रम में स्टीफन पी कोहेन ने लिखा है, पाकिस्तान में नेशनल आइडेंटिटी का आधार उनका धर्म और भारत का अपोजिशन है। इस वजह से उनकी नेशनलिज्म की भावना का आधार कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं, बल्कि एंटी इंडिया का नेगेटिव सेंटिमेंट है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने वाले यूएसए और जर्मनी दोस्त बन सकते हैं, या यूएसए जिसने जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया था वो अलाय बन सकते हैं, या अगर फ्रांस और जर्मनी दोस्त बन सकते हैं तो इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि ये देश टेररिस्ट स्टेट्स नहीं हैं, ये सभ्य देश हैं, जबकि पाकिस्तान रोग स्टेट है जिसका अस्तित्व एंटी इंडिया फीलिंग्स पर टिका है। इन सारी बातों से ये क्लियर है कि पाकिस्तान से बात करना भारत को कोई बेनिफिट नहीं देगा। असल बात यह है कि भारत पाकिस्तान से चाहता क्या है, और इसका जवाब बेहद साफ है। भारत को पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत के खिलाफ चल रहे आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरह से बंद करे। वो पाकिस्तान करेगा नहीं, तो जो चल रहा है चलते देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 3 बातें स्पष्ट की हैं। पहली ये कि हम बात तभी करेंगे जब पाकिस्तान से आतंकवादी घटनाएं रुकेंगी। दूसरा, हमने ये पॉलिसी बना ली है कि अगर पाकिस्तान से टेररिस्ट अटैक भारत में होता है तो इसे पाकिस्तान स्टेट के द्वारा किया गया अटैक ही माना जाएगा। तीसरा, हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इसका मतलब है कि आतंकवाद और संवाद साथ नहीं चल सकते हैं। और बात साफ है, पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करेगा तो संवाद का कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि हम मानते हैं कि सो कॉल्ड पीसनिक्स और अमन की आशा वालों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो निर्णय हमने लिया है उस पर फर्मली स्टैंड करना चाहिए। पाकिस्तान आज सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, उसे ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान के साथ लड़ रहा है। वहां राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और आर्मी गवर्नमेंट के टकराव जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता केवल एक है, आतंकवाद पर बिना किसी समझौते के सख्त रुख बनाए रखना। टॉक्स आर अर्न्ड, नॉट गिफ्टेड। Pakistan must end terror as state policy before India even considers another peace process.